कार्यक्रम खेत खलिहान। फसलों की देखरेख के संबंध में तमाम जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश यही रहती है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर ही सहायक साबित हों। अपने आज के कार्यक्रम के इस भाग में आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं फसलों में सूत्रकृमि प्रबंधन के बारे में। सूत्रकृमि धागे के समान जीव होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनका होने का किसान को अनुभव ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये पौधों के अंदर घुसकर जड़ों के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से अपना पोषण लेते हैं। इस कारण से जो पौध है वो कमज़ोर हो जाती है, पौधे कमज़ोर दिखते हैं, उसमें उनमें पीलापन आ जाता है और पानी की कमी होने पे जल्दी ही झुलस जाते हैं। पानी देने पर भी वो जल्दी रिकवर नहीं होते। कुछ समय के बाद जड़ों में गांठें दिखने लगती हैं और इन गांठों को देख के किसान को पता लगता है कि इसमें शायद सूत्रकृमि है। आज हम बात करेंगे जड़ गांठ सूत्रकृमि यानी कि मिलाइडोगाइने के बारे में, जो कि विश्व भर में पाया जाता है और भारत में भी जहाँ जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती हैं इसका यह उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ तो लक्षण आपको पता लगते हैं और कुछ आपको पता नहीं भी लगते। जैसे फ्रूट की क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है, लेकिन फल फूल कम होते हैं, इससे किसान को नुकसान होता है। तो इसीलिए इसको नियंत्रण करना, इसको मैनेज करना बहुत ही आवश्यक है। आजकल ये सब्जियों जो हैं पॉली हाउस में भी उगाई जा रही हैं। तो खासकर जैसे खीरा है, टमाटर है, इसमें इसका मिलाइडोगाइने का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। अब पॉली हाउस इसलिए में प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि इसमें मिट्टी में नमी रहती है और तापमान भी उचित रहता है। तो एक जीव जो कि मिट्टी के अंदर जाता है वो 25 से 30 दिन में उसका जीवन चक्र हो जाता है और एक मादा करीब 400 से 500 अंडे देती है। अब अगर एक मादा इतने अंडे देगी तो उससे वो अंडे फिर से उसमें सूत्रकृमि निकलेंगे और वो फिर से जड़ में जाएंगे। तो इस तरीके से देखा गया है कि 4 से 6 महीने में इन सूत्रकृमि मिट्टी में इतने बढ़ जाते हैं और खूब बड़े बड़े, जैसे कि चित्र में दिखाएंगे कि बहुत बड़े बड़े गांठें बन जाती हैं। तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पॉली हाउस में सूत्रकृमि आया कहाँ से? ये आता है नर्सरी से। इसलिए नर्सरी की जांच पहले, नर्सरी लाने से पहले इसकी जांच अवश्य करें। खेतों में भी लगाने से पहले मिट्टी की जांच, कोई भी सब्ज़ी लगाएं, मिट्टी की जांच अपने किसी केवीके केंद्र में जाएं या किसी उसके विशेषज्ञ से मिट्टी की जांच करवाएं कि उसमें पहले से कृमि तो नहीं है। कोई भी सब्ज़ी की फसल लगाने से पहले आप मिट्टी की सैंपल लेके उसको अपने नज़दीक के केवीके सेंटर में ले जाएं, उसकी जांच कराएं और देखें कि उसमें कृमि तो नहीं है। और अगर कृमि है तो इसकी मैनेजमेंट शुरू से ही करें। और इसके लिए नियंत्रण के लिए कई चीज़ें हैं। पहले तो अगर ये नर्सरी है तो नर्सरी का ट्रीटमेंट करें। इसके लिए आप नर्सरी में हल्का पानी का छिड़काव करें और उसमें अगर नीम की खली मिले या सरसों की खली मिले उसको मिला दें अच्छे से और फिर पॉलीथीन से कवर कर दें। तो पॉलीथीन जो है ये पतला या ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, 60 से 100 माइक्रोन के अंदर होना चाहिए, ताकि अगर ज़्यादा पतला होगा तो वो फट जाएगा और मोटा होगा तो पारदर्शी नहीं होगा। तो पारदर्शी होना चाहिए। 4 से 6 हफ्ते के लिए हल्के छिड़काव करने के बाद खली मिक्स करके आप इसको छोड़ दें। इससे जो है न केवल कृमि मरेंगे बट बहुत सारे खरपतवार भी दूर हो जाएंगे और हानिकारक फफूंदी होती है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से एक तो ये नर्सरी का उपचार है। उसके बाद आप अगर फसल चक्र का उपयोग करें खेतों में तो ये भी बहुत ही फ़ायदा देता है। तो कुछ किस्में हैं जैसे आपकी गेहूं है, सरसों है, प्याज, लहसुन, इसमें कम जाता है। तो इसलिए ये सूत्रकृमि का फसल चक्र, इसके लिए ये वाली फसलें अपनाएं। इसके अलावा कुछ अवरोधक किस्में भी हैं लेकिन उनकी उपलब्धि कम होती है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में कुछ अवरोधक फसलें मिलती हैं तो आप
ले सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ किस्मों में कुछ प्रजातियां हैं पौधों की जिसमें इतना ज़्यादा प्रजनन नहीं होता, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खूब सारा FIM डालें जिससे पौध जो है हेल्दी हो, बहुत अच्छी पौध स्वस्थ होगी, तो उसमें नुकसान भी कम होगा। इसके अलावा आजकल केमिकल पेस्टिसाइड्स, इसका जो प्रयोग है ये कम से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये पर्यावरण पर बहुत नुकसान होता है। हमारी मिट्टी तो खराब होती है, जो किसान है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो फल फूल हैं उनमें भी इसका अगर रेजिड्यू रह जाए तो ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बहुत ही कम करें, जो बहुत ही आवश्यक हो तब करें। आजकल मार्केट में बहुत सारे सूक्ष्मजीवी पदार्थ आ गए हैं जो कि ये सूत्रकृमियों के अंडों पर या उनकी कुछ अलग अलग अवस्थाओं पे अटैक करके उसको कम करते हैं। इनमें 3 खासकर, एक तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और पेसिलोमाइसिस लाइसेनस, ये तीनों पदार्थ उपलब्ध हैं। लेकिन किसान को ये ध्यान रखना है कि ये जहाँ से भी ये लें उनमें सूक्ष्मजीवी की मात्रा अच्छी हो, इसीलिए अच्छी कंपनी से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं होगा तो ये असर नहीं करेगा। तो इन तीनों को हम 3 प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो होता है बीज का उपचार, जो बीज लेके आप गुड़ का घोल बनाएं और बीज को गुड़ के घोल में और फिर ट्राइकोडर्मा का जो अगर टाल्क बेस है उसको डालें, ताकि गुड़ के घोल से ट्राइकोडर्मा उसमें चिपक जाएगा और फिर बीज को आप बो दें। दूसरा है, आप जो मिट्टी नर्सरी उगा रहे हैं तो मिट्टी उस नर्सरी में ही आप इसको ट्राइकोडर्मा को या स्यूडोमोनास को इसको अच्छे से मिलाएं, ग्लव्स पहन के। बहुत ज़रूरी है कि ये करते हुए आप अपना मुंह भी ढकें, हाथों में ग्लव्स पहने और कोट पहने। हालांकि ये इतने हानिकारक नहीं होते जितने केमिकल पेस्टिसाइड, फिर भी कुछ लोगों में इसकी एलर्जी पाई गई है, इसीलिए आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन के अच्छे से मिट्टी में इसको मिलाएं इन पदार्थों को और फिर नर्सरी को बो सकते हैं। आप अगर खेत में इसका उपचार करना है तो खेत में, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत अधिक चाहिए होगी, अच्छा रहेगा अगर हम बोते हुए इसको जहाँ पे बुआई करनी है वहाँ इसका उपयोग करें, या फिर रो एप्लीकेशन में करें, स्पॉट एप्लीकेशन, रो एप्लीकेशन। इससे हमको कम मात्रा में इसका इस्तेमाल होगा और ये इसका प्रजनन हो जाता है, तो इसका प्रभाव ज़रूर, ऐसा नहीं है कि पूरी मिट्टी में, पूरे खेत में आपको करना है। इससे आप पैसा भी बचा सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी मृदा में, मिट्टी में अगर सूत्रकृमि है, इसको पहचानें, समय से पहचानें, बुआई करने से पहले जानें, तो इसका नियंत्रण समय पर किया जा सकता है और फिर नुकसान कम से कम होगा। अगर बाद में भी पता चले तो सूक्ष्मजीवी पदार्थ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम से कम करें, नीम की खली का इस्तेमाल करें और फसल चक्र का प्रयोग करें, नर्सरी का ट्रीटमेंट करें। इससे आप सूत्रकृमि रहित फसल तैयार कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो अभी आपने फसलों में सूत्रकृमि प्रबंधन के बारे में जाना। कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, आम एक ऐसी फसल है जिसका इंतजार हम पूरे साल भर करते हैं। आम में किस तरह से आपने करनी है सस्य क्रियाएं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपने मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, आइए कार्यक्रम के इस भाग में आपको इसी के संबंध जानकारी दें।
जैसा कि आप अपने आम के बाग में देख रहे हैं कि मंजरियों पर फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और फल मटर के दाने के बराबर हो गए हैं या उससे ज़्यादा बड़े आकार के। यह अवस्था आम के बागों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इस समय आम के बागों में कुछ ऐसे कृषि कार्य हैं जिन पर हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए, और अगर हमारे किसान भाई इन कृषि कार्यों को समय पर करते हैं तो निसंदेह उन्हें अपने आम के बाग से अच्छी फलत प्राप्त होगी और अच्छी आमदनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फलों में तेज़ी से विकास हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आम के बागों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और आम के पेड़ों को नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे फलों का अच्छा विकास होता है और साथ ही साथ फल गिरने की जो समस्या है उसमें भी लाभ होता है। हमारे बागवान ये देख रहे होंगे कि आम के बाग में फल गिरने की समस्या होती है। जब फल लगते हैं और उनमें विकास हो रहा होता है तो काफ़ी संख्या में फल गिर जाते हैं। तो फल गिरने की जो समस्या है उसके बारे में मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मंजरियों को ध्यान से देखें तो एक ही मंजरी पे बहुत सारे फल लगे होते हैं, और शुरुआती दिनों में जब फल का आकार सरसों के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, उस समय प्राकृतिक रूप से पेड़ कुछ फलों को गिरा देता है, जिससे जो पौधे की बढ़वार है, पेड़ की बढ़वार है और फलों की संख्या में एक संतुलन स्थापित हो जाता है और फलों का अच्छा विकास होता है। लेकिन जब फल बड़े हो जाएं, मटर के दाने के बराबर या उससे बड़े हो जाते हैं, उस समय जब फल गिरने लगते हैं तो उनसे आने वाले दिनों में उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो फल ना गिरें और बाग से अच्छी फलत प्राप्त हो, इसके लिए हमारे किसान भाई नेफ्थलीन एस्टिक एसिड की 40 से 50 ppm का घोल तैयार करें, और 40 से 50 ppm का घोल तैयार करने के लिए हमारे किसान भाइयों को 4 से 5 ग्राम नेफ्थलीन एस्टिक एसिड को 100 लीटर पानी में घोलकर बनाना चाहिए। आजकल बाज़ार में भी कुछ नेफ्थलीन एस्टिक एसिड के उत्पाद उपलब्ध हैं जो घोल के रूप में हैं और हमारे किसान भाई उनका सीधे प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्लानोफिक्स नाम का एक रसायन है, दूसरा है एसिमोन नाम से बिकता है, जो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड के ही उत्पाद हैं और इनका सीधे हमारे किसान भाई अपने बागों में प्रयोग कर सकते हैं। प्लानोफिक्स और एसिमोन की 0.4 से 0.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 1 से 2 छिड़काव करें, जिसपे फल गिरने की समस्या में लाभ होगा। अब जहाँ तक बात आती है सूक्ष्म तत्वों की, जब फलों का विकास होता है तब पौधों में सूक्ष्म तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो फलों में अच्छा विकास हो, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को सूक्ष्म तत्वों के घोल का भी छिड़काव करना चाहिए। बाज़ार में बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों के घोल उपलब्ध हैं, जिनमें कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बोरान, आयरन नामक सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण है ये, और इनका अगर हमारे किसान भाई 1 से 2 छिड़काव अपने बाग में इस अवस्था में करते हैं तो उससे बागवान को लाभ होगा। हमारे किसान भाई देख रहे होंगे कि जब फूल आए थे तो उस समय कुछ मंजरियाँ कुरूप थीं, यानी गुच्छा रोग से ग्रसित थीं, और वो अभी भी पेड़ पर लटकी हैं। तो जहाँ तक संभव हो इन गुच्छा रोग से ग्रसित मंजरियों को जितना जल्दी हो काट दें और काट कर इन्हें इकट्ठा करके ज़मीन में दबा दें। अगर यह गुच्छा रोग से ग्रसित मंजरियाँ पेड़ पर रहती हैं तो वो पेड़ से पोषण लेती हैं और पौधे को नुकसान पहुँचाती हैं। जब फलों में विकास हो रहा है, फलों में बढ़वार हो रही है, उस समय कुछ कीट और बीमारियों का भी प्रकोप आम के बागों में देखा जाता है। जहाँ तक कीटों का प्रश्न है, इस मौसम में 3 प्रमुख कीट हैं जिनके बारे में सचेत रहना चाहिए। पहला है आम का भुनगा। यह एक छोटा धूसर रंग का कीट है जो कि मुख्य तने की दरारों में रहता है और कोमल भागों से रस चूसकर पेड़ को नुकसान पहुंचाता है और फल गिरने की समस्या में बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही साथ अगर इस आम के भुनगे का प्रकोप ज़्यादा होता है तो आपने देखा होगा कि पत्तियों पर एक काली कवक की परत जैसी चढ़ जाती है, बन जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है और इसे सूटी मोल्ड नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आम के भुनगे की रोकथाम के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आम के भुनगे की रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई निम्बिसिडीन या एजाडिक्टरीन, जिसका 2% का घोल बाजार में उपलब्ध है, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर भुनगे के प्रारंभिक अवस्था में छिड़काव करने से लाभ होता है। इसके साथ साथ कई कीटनाशी भी हैं जिनका प्रयोग हमारे किसान भाई आम के भुनगे की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लैम्डासाइहेलोथ्रिन है,
इमिडाक्लोपिड है, थायोमेथाक्साम है, इन सभी कीटनाशियों का प्रयोग आम के भुनगे की रोकथाम के लिए किया जा सकता है। अगर हमारे किसान भाई थायोमेथाक्साम या लैम्डा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आधी मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से लाभ होता है। अगर इमिडाक्लोपिड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 1 से 2 छिड़काव करने से आम के भुनगे की रोकथाम में लाभ होता है। दूसरा प्रमुख कीट है मिलीबग। यह एक छोटा धूसर रंग का कीट है जो कि जमीन से निकलकर पेड़ पर चढ़ता है और कोमल भागों से रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है और फल गिरने की समस्या बढ़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों ने दिसंबर जनवरी के महीने से ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी होगी। उदाहरण के तौर पर आम के पेड़ों के मुख्य तने पर ट्री बैंडिंग का कार्य, जिसमें 1 फुट चौड़ी पॉलीथीन की पट्टी को जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर मुख्य तने पर बांधने का कार्य था, वो कर लिया होगा। अगर हमारे कुछ किसान भाइयों ने यह कार्य नहीं किया है और किसी कारणवश यह कीट जमीन से चढ़कर पेड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं और फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों को कार्बोसल्फान नामक कीटनाशी का प्रयोग करनी चाहिए, जिसकी 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 1 से 2 छिड़काव करने से मिलीबग नामक कीट की रोकथाम में लाभ होता है। तीसरा प्रमुख कीट है फल मक्खी कीट। वैसे तो फल मक्खी का प्रकोप मई या जून के महीने में दिखाई पड़ता है, जिसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उस फल मक्खी के प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाइयों को अभी से सचेत हो जाना चाहिए। खासकर अप्रैल के महीने में बाग में फल मक्खी ट्रैप लगाने की व्यवस्था अवश्य कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बाग के लिए लगभग 10 फल मक्खी ट्रैप की आवश्यकता होती है और यह फल मक्खी ट्रैप ऐसा होता है जिसमें फल मक्खी आकर्षित होकर के डिब्बे में आ जाती हैं और मर जाती है। और फल मक्खी ट्रैप में मैल यूजिनाल नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिससे मक्खियां आकर्षित होती हैं और साथ ही साथ स्पाइनोसैट नामक कीटनाशी में एक लकड़ी के टुकड़े को भिगो के रखा जाता है, जिसके संपर्क में आकर के फल मक्खियां मर जाती हैं। तो अगर हमारे किसान भाई अप्रैल के महीने में आम के बागों में फल मक्खी ट्रैप लगा देते हैं और इसको अप्रैल से लेके अगस्त तक लगाए रखें, जिससे फल मक्खी की संख्या बाग में घट जाए और जो नुकसान है उसमें कमी आए। बाग में इस मौसम में आम में के पेड़ों पर कुछ बीमारियों का भी प्रकोप दिखाई पड़ता है। खासकर उत्तर भारत में आम में 2 प्रमुख बीमारियां हैं जिनका प्रकोप इस मौसम में दिखाई पड़ता है। पहली बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे खर्रा रोग के नाम से भी जाना जाता है, और इस रोग के लक्षण हैं कि जब भी इस रोग का प्रकोप होता है तो उसमें सफ़ेद चूड़ जैसी संरचना मंजरियों पे, फलों पे, पत्तियों पे दिखाई पड़ती है। यह एक विनाशकारी रोग है और इस रोग का प्रकोप एक बार बाग में होता है तो कभी कभी पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो जहाँ तक संभव हो इस रोग की रोकथाम तुरंत करनी चाहिए, बिना विलंब के करनी चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई घुलनशील सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। 2% घुलनशील सल्फ़र का प्रयोग करें और उसकी 1 से 2 छिड़काव अगर करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी में लाभ होता है। अगर किसी कारण से घुलनशील सल्फ़र की उपलब्धता नहीं है तो दूसरा कवकनाशी है जिसे डाइनोकैप के नाम से जाना जाता है। उसकी 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 1 से 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करने से लाभ होता है। दूसरा प्रमुख रोग है एंथ्रेक्नोज। इसमें काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, खासकर फलों पर, मंजरियों पे या मंजरी की जो शाखाएं हैं, और वहीं से मंजरी टूट जाती है, फल सूख जाते हैं और फल गिरने की समस्या बढ़ जाती है। तो एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी के अगर लक्षण हमारे किसान भाइयों को बाग में दिखाई पड़ रहे हैं तो उसकी रोकथाम के लिए वो COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 0.3% का घोल बनाकर छिड़काव करें और 0.3% का घोल बनाने के लिए 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं और उसका 1 से 2 छिड़काव प्रभावित भाग पर करने से इस रोग के निदान में लाभ होता है। अगर COC की उपलब्धता नहीं है तो हमारे किसान भाई कार्बेंडाजिम नामक कवकनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसकी 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 1 से 2 छिड़काव करने से एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी में लाभ होता है। अब बात आती है नए बागों की, जिनमें पौधे छोटे हैं और फलत में नहीं हैं। उन बागों में इस मौसम में क्या करना चाहिए? तो जहाँ तक संभव हो इस गर्मी के मौसम में आम के छोटे पौधों में लगातार नियमित अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। खासकर गर्मी के मौसम में
छोटे पौधों को लू से बचाने के लिए, गर्म हवाओं से बचाने के लिए उनमें छाया का भी प्रबंध करने से लाभ होता है। हमारे किसान भाई देख रहे होंगे कि आने वाले दिनों में जब फलों में विकास होता है तो फल फटने की समस्या आ जाती है। फल फटने की समस्या के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला होता है ज़मीन में बोरान की कमी, और दूसरा प्रमुख कारण है पानी की नियमित अंतराल पे उपलब्धता ना होना। तो अगर पौधे की सिंचाई होती है और फिर कुछ दिनों के लिए आप सिंचाई नहीं करते हैं, फिर पुनः सिंचाई करते हैं, एक अनियमित तरीके से सिंचाई करते हैं, तो भी फल फट सकता है। और सबसे प्रमुख कारण है ज़मीन में बोरान की कमी। तो इसके लिए हमारे किसान भाई बोरेक्स नामक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका 1% का घोल बनाकर छिड़काव करने से लाभ होता है। और 15 दिनों के अंतराल पर अगर 1 से 2 छिड़काव किया जाता है तो फल फटने की समस्या में लाभ होगा। आने वाले दिनों में जब फल बड़े हो रहे होंगे तो कुछ किस्मों में या कुछ क्षेत्रों में बैक्टीरियल कैंकर नामक बीमारी का भी प्रकोप देखा जाता है, और इसमें जो फल है उसके ऊपर काले काले धब्बे बन जाते हैं, और इस कारण से उनकी बाज़ार में कीमत ठीक नहीं मिलती। तो इसके निदान के लिए जब फलों की बढ़वार हो रही है, और ख़ासकर तुड़ाई के लगभग 1 महीने पहले अगर हमारे किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक जीवाणुनाशी का प्रयोग करते हैं, जिसकी 200 ppm का घोल बनाकर 1 से 2 छिड़काव करने से बैक्टीरियल कैंकर नामक बीमारी में लाभ होता है। तो एक उदाहरण के तौर पर अगर 2 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से हमारे किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाते हैं तो उन्हें 200 ppm का घोल तैयार मिलेगा, जिसके 1 से या 2 छिड़काव करने से बैक्टीरियल कैंकर नामक बीमारी में लाभ होता है। अगर हमारे किसान भाइयों ने इन सभी कृषि क्रियाओं पर ध्यान दिया तो निसंदेह उन्हें अपने बाग से अच्छी फलत प्राप्त होगी, और अच्छी गुणवत्ता वाली फलत प्राप्त होगी, साथ साथ उनके बाग से अच्छी आमदनी होगी। तो अभी आपने जानकारी हासिल की आम के बागों में सस्य क्रियाओं के बारे में, और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको फसलों में सूत्रकृमि प्रबंधन के बारे में भी बताया। हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को जरूर लाभ मिलेगा। तुम्हारे आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। लापरवाही से बाहर मत फिरो। शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ,
पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।